नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 15 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने कुछ खतरनाक ऐसे हथियार बनाए हैं जिसकी तुलना अब सीधा सीधा रशिया और यूक्रेन से की जा रही है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। भले हमारे देश की गोदी मीडिया इसके बारे में आपको ना बताए, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि वंदे मातरम न बोलने पे एक मुस्लिम टीचर को बाकायदा सस्पेंड किया गया और उसके साथ क्या कुछ किया गया, इसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। और साथ ही बांग्लादेश के अंदर लगातार बम फट रहे हैं, लगातार वहां पे आगजनी हो रही है और लगातार वहां पे बवाल काटा जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही तुर्की अब इजराइल के खिलाफ एक ऐसे हथियार को पाने जा रहा है कि अगर ये हथियार तुर्की को मिल गया तो इजराइल का जो दबदबा है वो तुर्की पैरों से कुचल देगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको जब आप डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चलेगा। और साथ ही इस समय इंडोनेशिया ने बड़ा ऐलान किया है गाजा को लेके। ये ऐलान कहीं ना कहीं हमास और रेजिस्टेंस फोर्सेस के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और साथ ही रेजिस्टेंस फोर्सेस ने भी गाजा के अंदर अपनी साख बचाने के लिए एक बड़ी चीज़ कर दी। अब ये बड़ी चीज़ कौन सी, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। इस वजह से आप यकीन मानिए कि आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आप कहां से देख रहे हैं और इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और आज खबर जो है पहले बिहार इलेक्शन की ही बता देता हूं। बिहार इलेक्शन को मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रहा था क्योंकि क्या होना था मुझे बहुत अच्छे से पता था। इतने दिन से पत्रकारिता करते करते कुछ चीज़ें बहुत साफ क्लियर हो गई हैं। जो चीज़ें दिखती भी नहीं वो चीज़ें पता थी कि यही होगा। बीजेपी जानबूझ के, चाहे धांधली कहिए, चाहे बेईमानी कीजिए, चाहे वोट चोरी का नाम लगा लीजिए, लेकिन बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई है। और बीजेपी चाहती थी कि किसी राज्य में पूर्ण बहुमत आए या ना आए, लेकिन बिहार में पूर्ण बहुमत आना जरूरी था। अब ऐसा क्यों, वो आप जानिए। जैसे इस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार है लेकिन पूर्ण बहुमत की नहीं है। उसको सपोर्ट किया चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने और कुछ और लोगों ने। उसमें से सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का माना जा रहा था तो नीतीश कुमार का माना जा रहा था। अब आए दिन नीतीश कुमार के छोड़ जाने का डर भी लगा था नरेंद्र मोदी को कि यार नीतीश कुमार छोड़ गया तो मैं तो अल्पमत में आ जाऊंगा, मेरी सरकार गिर जाएगी। अच्छा, विपक्ष इसके लिए कोशिश भी कर रहा था। अब उनको एक आइडिया आया कि अगर बिहार में नीतीश कुमार को मेरी जरूरत पड़ जाए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के लिए तो फिर वो केंद्र में मेरी प्रधानमंत्री की कुर्सी को कभी खतरे में नहीं डालेंगे। इस वजह से अपनी तमाम जो सिस्टम है, जो एड़ी चोटी का जोर है, वो लगा दिया बीजेपी ने। चाहे जो करना पड़ा बीजेपी ने किया और फाइनली पूर्ण बहुमत ला दिया, पूर्ण बहुमत। और यहाँ पे कांग्रेस को भी जलील किया गया। कांग्रेस एक या 2 सीटें पाई है, उससे ज़्यादा नहीं पाई, जहाँ तक मेरी जानकारी केवल 1 सीट पाई है। तो अब नीतीश कुमार को अगर कुर्सी पे बैठना है तो वहाँ पे बीजेपी की जरूरत नीतीश कुमार को है। और नीतीश कुमार को अगर बीजेपी की जरूरत पड़ गई तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी के पैर को छोड़ेंगे नहीं। और अब केंद्र में बीजेपी की जो सरकार है पूरी तरीके से मजबूत हो गई। जो मकसद था कि चंद्रबाबू नायडू कभी छोड़ के ना जाएं वो भी पूरा हो गया, और अब नीतीश कुमार कभी छोड़ के ना जाएं वो भी मकसद पूरा हो गया। और अब केंद्र में मोदी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। और ये चीज़ मोदी जानते थे कि अगर नीतीश कुमार को हमने कंट्रोल में कर लिया तो सारी चीज़ें मीठा मीठा हमारे पक्ष में हो जाएंगी, और वो फाइनली कर ले गई है। अब कैसे किया, क्या किया, वो बहुत बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। और जो लोग समझदार हैं कमेंट में बता दें कि क्या कुछ किया गया। तब तक आपको अगली खबर बताता हूं। और अगली खबर निकल के सामने आ रही इस समय पाकिस्तान के हवाले से दोस्तों। और पाकिस्तान ने अब वो कर दिया है जो शायद पाकिस्तान से होने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान, तुमने अच्छा किया है। दरअसल पाकिस्तान अपनी नौसेना को काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है। इसमें उसने अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया, यूएवी, साथ ही अनमैन्ड एरियल सिस्टम बनाया, यानी ऐसा डिफेंस सिस्टम जिसमें आदमियों की जरूरत ना पड़े, अपने आप सारी चीज़ें कर ले। साथ ही समुद्री ड्रोन बनाया, यानी जो समुद्र के अंदर से उड़ के मार सके ऐसा ड्रोन। और ये ड्रोन केवल यूक्रेन यूज़ कर रहा था।
और इस ड्रोन से रशिया को ठीक ठाक नुकसान भी हुआ था। तो ऐसा ड्रोन बनाने का काम इस समय पाकिस्तान ने कर दिया और साथ ही अपडेट ये निकल के सामने है कि सरफेस ड्रोन भी बनाया है। हालांकि हमारे देश की मीडिया इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करती, लेकिन लॉजिकल बात ये है कि हमें अपने दुश्मनों की, ऐसे लोग जिनसे पास्ट में हमारी कभी जंग या लड़ाई हुई है, उनके हर एक मूवमेंट पे नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उनके मूवमेंट पे नज़र नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम में सिचुएशन हमारे लिए बद से बदतर हो जाएगी और इस बात को हर देश को ध्यान से देखना चाहिए। खैर, हमारे देश की मीडिया के पास एजेंडा क्या है वो भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको गजा और इजराइल की खबरें बताऊंगा। दरअसल अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब कांड हुआ, और कांड ही कहूँगा, क्यों कहूँगा आप डिटेल में जानिए। दरअसल योगी बाबा ने एक फरमान जारी किया कि हर स्कूल में वंदे मातरम बोला कंपलसरी है। अगर किसी को स्कूल में आना है, पढ़ना या पढ़ाना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, खासकर सरकारी स्कूल में। अब अलीगढ़ में एक जगह लगती है शाहपुर में एक विद्यालय है, वहाँ पे एक टीचर हैं रामसूल हसन। उनसे भी कहा गया कि वंदे मातरम बोलो। उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरे दीन और ईमान के खिलाफ है, हम किसी के बंदे नहीं, हम केवल अल्लाह के बंदे, और हम नहीं बोल पाएंगे, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। इसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया। इनसे कहा गया कि भाई तू बोलता कैसे नहीं वंदे मातरम। अब इसको लेके कायदे से जो न्यूज़ चलनी चाहिए थी कि हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो बोलना चाहे बोले, ना बोलना चाहे ना बोले। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी वंदे मातरम बोल के अगर बम फोड़ दे तो वो देशद्रोही कहलाएगा कि देशभक्त? कोई शब्द बोलने से क्या होता है? ये सवाल बड़ा लॉजिकल है कि मैं क्या बोलता हूं। अच्छा आप सोचिए, मैं क्या बोलता हूं? नमस्कार। अब एज ए मुस्लिम आप मुझसे उम्मीद रखें कि नहीं ये मुझसे आदाब बोले, और मैं कहता हूं भाई मैं आदाब क्यों बोलूं, मैं नमस्कार बोल के न्यूज़ सुनाऊंगा। अब इस पे आप मेरा बॉयकॉट करने लगे, अरे यार इसने आदाब नहीं बोला, इसने सलाम नहीं बोला, ये नमस्कार बोलता। भैया मेरा कल्चर, मेरी संस्कृति है नमस्ते करने की, प्रणाम करने की, हाथ जोड़ने की, वो मैं करता हूँ। सामने वाले का जो कल्चर है वो करेगा, आप उस पर जबरदस्ती मुंह में घुसेड़ के नहीं बुलवा सकते, और यहीं से लोग थोड़ा सा नफरती माहौल में हो जाते हैं। खैर, तो शाहपुर में एक टीचर थे जिनका नाम था रामसूल हसन, उनको सस्पेंड कर दिया गया है वंदे मातरम बोलने की वजह से। इन्होंने इनकार किया और ये नहीं बोले, इनको सस्पेंड कर दिया गया। ये मुद्दा था नहीं था, लेकिन ये मुद्दा हुआ। और अब बांग्लादेश की खबर बताता हूं, उसके बाद गजा की खबरों का रुख करेंगे। बांग्लादेश में इस समय लगातार ब्लास्ट हो रहा है। बांग्लादेश में 5 धमाके हो चुके हैं, 17 बसें फूकी जा चुकी हैं, और चूंकि वजह यह है कि शेख हसीना के मामले पे फैसला आना है, और जो मोहम्मद यूनुस है उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे अंदर जो दंगे भड़क रहे हैं वो शेख हसीना के सपोर्टर करवा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की सिचुएशन पिछली बार जैसे शेख हसीना की सरकार के दौरान पहले थोड़ा थोड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सरकार को ही पलट दिया गया, शेख हसीना देश छोड़ के भागती हैं। सेम सिचुएशन है, 5 धमाके हुए, 17 गाड़ियाँ फूंक दी गई, और ये चीज़ें लगातार एक्सेलरेट हो रही है। सरकार जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो करने में अभी तक सरकार नाकामयाब रही है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इधर अब आपको 2 खबरें बताता हूँ, इजराइल और गजा की और तुर्की की। उसके बाद आज उत्तर प्रदेश की वो खबर आपको बताऊंगा जिसको गोदी मीडिया को दिखाना था, लेकिन वो खबर गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाती। इस समय इजराइल लगातार गजा को कब्जा करने के लिए, इजराइल लगातार गजा को खाली करवाने के लिए, लगातार कि कैसे क्या करके गजा की ज़मीन को कब्जा कर लिया जाए, लगातार प्रयास कर रहा, और इसमें पूरा सपोर्ट अमेरिका भी कर रहा। अमेरिका ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि एनी हाउ गजा को कब्जा किया जा सके। इस समय अमेरिका बातचीत भी कर रहा। सबसे पहले सीरिया से बातचीत की, सीरिया से कहा कि एक काम करो, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देंगे, तुम्हारे ऊपर जो सेंसन्स लगे वो सेंसन्स हम हटा देंगे। बीच में नेतन्याहू ने भी अल जुलानी की पैरवी करते हुए कहा था कि भाई अब इनको माफ़ कर दो, ये आतंकवादी नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने साफ तौर पे कहा था कि मैं इजराइल और तुर्की के बोलने पे तुमको माफ़ कर रहा हूँ, खासकर इजराइल के बोलने पे। ये शब्द उन्होंने जोर दे के कहा था कि खासकर इजराइल के बोलने पे मैं तुमको माफ़ कर रहा हूँ। और इसी में अब बड़ी अपडेट आई, कल ही मैंने आपको बताया कि जो सीरिया की आर्मी है वो गजा के अंदर तैनात होगी हमास को, रेजिस्टेंस फोर्सेस को डिसआर्म करने के लिए। यानी जो हथियार छोड़ेगा उससे हथियार छीना जाएगा, जो नहीं छोड़ेगा उसको मार दिया जाएगा, और ये चीज़ लगातार चलती रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट थी। लेकिन अब इसमें इंडोनेशिया से भी अमेरिका ने बातचीत की, इंडोनेशिया पे भी दबाव बनवाया और कहा कि तुम्हारे भी लोग आएंगे। तो अब अपडेट निकल के सामने आ रही कि मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, और सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ से 20,000 सैनिक तैयारी करके बाकायदा भी उनकी ट्रेनिंग चल रही है, और ट्रेनिंग जब कंप्लीट होगी तो 20,000 के करीब सैनिक आएंगे गजा के अंदर, और ये 20,000 सैनिक गजा के अंदर तैनात होंगे। क्यों? ताकि जितने भी रेजिस्टेंस फाइटर हैं उनको डिसआर्म किया जाए, डीमोरलाइज किया जाए,
साफ तौर पे देखिए, डिमोरलाइज का मतलब बड़ा साफ है कि अगर आपका भाई ही आपके सामने खड़ा हो तो आप कैसे गोली चलाओगे। आपका भाई ही आपसे कहने लगे कि नहीं तू गलत है, तू हट यहाँ से, आपके 10 भाई आपको कहने लगे, आपको अंदर से एहसास हो जाएगा यार सब तो कह रहे थे, क्या मैं ही गलत हूँ। तो डिमोरलाइज करने के लिए, डिसआर्म करने के लिए, डिसमेंटल यानी निस्दे नाबूद करने के लिए इंडोनेशिया की आर्मी आ रही है, साथ ही सीरिया में अल जुलानी ने अपनी आर्मी भेज दी है, साथ ही पाकिस्तान का हर एक सैनिक, 20,000 सैनिकों की बात हुई है, पाकिस्तान का हर एक सैनिक $100 पे बिक के आ रहा। ये बहुत बड़ी खबर थी। और एक चीज याद रखिएगा, जब गजा का इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें यह कहा जाएगा कि गजा को जब इन्वेड किया जा रहा था उस टाइम मुस्लिम कंट्रीज से ही सैनिक आए थे। मुस्लिम कंट्रीज की, आप सोचिए ट्रंप और इजराइल ने क्या प्लान बनाया कि कभी कोई ये ना लिख पाए इतिहास में कि नॉन मुस्लिम कंट्री आई, हिंदू कंट्री आई, क्रिश्चियन कंट्री आई, कोई नहीं लिख पाएगा। सब क्या लिखेंगे हिस्ट्री में कि पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम कंट्री, वहां से सैनिक आए थे, सीरिया जो एक मुस्लिम कंट्री, वहां के सैनिक आए थे। साथ ही अभी तो दुबई ने मना कर दिया, नहीं तो दुबई के भी सैनिक आने वाले थे, तो एक मुस्लिम कंट्री दुबई, वहां के सैनिक आए थे। सऊदी अरब भी भेजेगा, तो एक कंट्री जहां मोहम्मद साहब का जन्म हुआ वहां के सैनिक आए थे। तो गलती किसकी फिर मानी जाएगी? लोग यही इतिहास में पढ़ेंगे कि गजा के लोग गलत थे, और उनको समझाने के लिए, उनको डिसआर्म करने के लिए मुस्लिम कंट्रीज की फौज कूच करती है। और किसकी मदद से? यहूदियों की मदद से। ये इतिहास आने वाले 200-300 सालों बाद दर्ज होगा, आप याद रखिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। हमास ने इस चीज को भाप लिया और हमास ने अब गजा पे अपना कंट्रोल, अपना दबदबा बनाने के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दी है। चूंकि अब केवल 4 डेड बॉडीज बची हैं जो सौंपनी हैं, उनमें से एक आज सौंप दी गई है, तो केवल 3 बची हैं। और ये 3 डेड बॉडीज जब इजराइल के हवाले कर दी जाएंगी खोज के हमास द्वारा, उसके बाद सेकंड फेज शुरू होगा। और सेकंड फेज में पहला ही काम ये है कि जितने भी ग्रुप हैं उनके हथियारों को छीना जाए। और जैसी ये चीज़ शुरू होगी, हमास ने पहले ही कहा कि हम हथियार को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई नाराज रहे। तो मतलब और मकसद बड़ा साफ है कि आने वाले टाइम में फिर टकराव देखने को मिलेगा। और इसी वजह से फिर से हमास ने तैयारी शुरू कर दी है। उसने दुकानों पे पकड़ बनाना शुरू किया, लोगों पे पकड़ बनाना शुरू किया, और साथ ही ऐसी ऐसी जगहों पे उसने पकड़ बनाना शुरू किया जिसके बाद अब हमास की जड़ों को हिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इजराइल के लिए। और ये कोशिश लगातार कर रहा है वो। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। दूसरी खबर निकल के सामने आई तुर्की से। दोस्तों, तुर्की भी लगातार मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने के लालच में ही सही इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा। दरअसल तुर्की नाटो का मेंबर है, ये हम सभी जानते हैं। 2014 में ही तुर्की ने जब देखा कि इजराइल तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो इसने बड़ा दिमाग लगाया। तुर्की ने साफ तौर पे 100 F-35 जो लॉकहेड प्लेन है उनका ऑर्डर दे दिया और कहा कि भैया हमें F-35 चाहिए अमेरिका से। अमेरिका ने कहा ठीक है ले लो। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने अपने पायलट भेजे, कहा कि जाओ ट्रेनिंग लेके आओ। तुर्की के पायलट बाकायदा अमेरिका जाते हैं और ट्रेनिंग भी लेते हैं। इसके बाद फिर क्या? इसी बीच इजराइल जंग के मैदान में कूद पड़ा, अलग अलग जगहों पे वो लड़ने लगा। 2014 में भी उसने लड़ा था फिलिस्तीन के अंदर। जब फिलिस्तीन के अंदर जंग चलने लगी तब तुर्की को लगा कि यार हम जहाज़ तो ले लेंगे, लेकिन जिस हिसाब से ये हमला करता है इससे हम कैसे बचेंगे। तब अमेरिका का दामन छोड़ के तुर्की भागता है रशिया के पास, रशिया से S-400 ले लेता है। अब रसिया से जब S-400 इसने ले लिया तब अमेरिका ने कहा कि देख तूने धोखा दिया है, तू अब एक काम कर, रसिया से ही बातचीत कर। अच्छा, अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत था, तुर्की को लगा कि यार हमला करने की जरूरत ही क्या है, हमारा डिफेंस मजबूत रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2016-17 से लेके 2022 तक बकायदा ये भाई साहब अपना डिफेंस सिस्टम लेके रशिया से खुश रहते हैं, और जो ऑर्डर इन्होंने लगाया था 100 प्लेन का वो वहीं पे MOA अटका रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब सिचुएशन चेंज हुई तब इनको लगा कि यार डिफेंस लेके हम क्या करेंगे, मेरी पीठ कितनी भी मजबूत हो, अगर लगातार लाठियां पड़ेंगे ही तो कभी ना कभी तो पीठ टूटेगी। तब इन्होंने दिमाग लगाया। रशिया यूक्रेन की जंग में इन्होंने प्रपोज कर दिया कि हम अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको बेचेंगे यूक्रेन को। ऐसा करके ये दिखाना चाह रहे थे कि हम अमेरिका के बड़े क्लोज हैं और हम नाटो के मेंबरों का सम्मान करते हैं। हालांकि वहां बात बनी नहीं। अब कयास ये लगाया गया और जो रिपोर्ट निकल के सामने आई कि इन्होंने अपना S-400 बेचने की पेशकश कर दी है पाकिस्तान को कि भैया तुम मेरा डिफेंस सिस्टम ले लो और बदले में मुझे वो दिलवा दो अमेरिका से बातचीत करके। और जब इन्होंने ये प्रपोजल दिया तो अब फाइनली रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप का मन है कि F-35 जो फाइटर प्लेन है वो इजराइल जैसा ही, क्योंकि इजराइल के पास भी F-35 है, अब वही सेम प्लेन तुर्की को भी दे दिया जाए। अब अगर तुर्की को ये चीज मिल गई
तब मिडिल ईस्ट का समीकरण बदल जाएगा। जो तुर्की डरता है इजराइल से, साफ कहता हूं डरता है, और डरने की वजह यह है कि तुर्की के पास कोई एडवांस अटैकिंग वेपन नहीं है ड्रोन के अलावा, और उसको थार्ड और बाकी डिफेंस सिस्टम झेल लेते हैं, और कोई फाइटर प्लेन है नहीं बम बरसाने के लिए। लेकिन अगर तुर्की को ये मिल गया तो यकीन मानिए फिर तुर्की ना झुकेगा ना रुकेगा। उसको मिडिल ईस्ट का खलीफा बनने की शौक वैसे भी है, तो वो सीधा चढ़ के मारेगा। और यही चीज अब इजराइल को बर्दाश्त नहीं हो रही, और इसी वजह से इजराइल हर कदम पे तुर्की का विरोध कर रहा है कि भैया इसको ना मिलने पाए, मिल गया तो मामला खराब। खैर, यही राजनीति चल रही है इस समय गाजा के अंदर। एक खबर आपको और बताता हूं, उसके बाद वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। ये खबर एक दर्द है, और ये दर्द आपको महसूस करना पड़ेगा। दर्द क्या है आप डिटेल में जानिए। एक लड़की है जिसका वीडियो भी आप स्क्रीन पे देखेंगे। ये लड़की दौड़ के उत्तर प्रदेश में डीआईजी से बातचीत करना चाहती है। क्या वजह है आप गेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मैं बताता हूं। इस लड़की के साथ गलत काम हुआ है, गलत काम 6 लोगों ने किया। पुलिस वालों ने 4 को गिरफ्तार कर दिया, 2 की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। जिन इंस्पेक्टर साहब ने पूरे थाने को सजा दिया, चूंकि डीआईजी साहब आ रहे थे, वही इंस्पेक्टर साहब इस लड़की को पकड़ पकड़ के रोक रहे थे ताकि डीआईजी साहब तक ये कंप्लेन न जाए। 6 लोगों ने गलत किया, 4 गिरफ्तार, 2 फरार। आज तक अता पता चला ही नहीं। लड़की इंसाफ की गुहार लगाते लगाते थक गई। जब हार गई तो वो डीआईजी के सामने रोते हुए कैसे जा रही अब देखिए। लेकिन ऐसी खबरों को गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर दिखाएगा तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। खैर, आप वीडियो देखिए। तो अब ऐसे मामले में क्या कहा जाए? जो मुद्दे होने चाहिए थे वो तो होगा नहीं, लेकिन अगर कोई वंदे मातरम ना बोले तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। इस अपडेट के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात हो इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की फायदा।